नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल लोकसभा चुनाव में पहले राउंड की फाइट को लेकर है। जिस दिन का इंतजार देश के वोटर 5 साल तक करते हैं, वो दिन अब आ चुका है। कल देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक के सूबों में मिलाकर कुल 1625 उम्मीदवारों के बीच करीब 38 धुरंधर ऐसे हैं जिन पर देश भर की निगाहें हैं। इनमें 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री, 1 पूर्व राज्यपाल की चुनावी किस्मत का फैसला भी कल ही होने वाला है। मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बीच पहले दौर के इम्तिहान में जुबानी घमासान बिहार में शुरू हुई है। बिहार में तेजस्वी यादव की चुनावी कार्यक्रम में मंच पर मौजूद आरजेडी के पूर्व विधायक और नीचे मौजूद शख्स में हुई बातचीत का वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो में चिराग पासवान की मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है और चिराग पासवान को गालियां दी जा रही हैं। इसे लेकर एनडीए ने चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करा दी है और एनडीए ने आरजेडी के ऊपर दलित और महिलाओं के अपमान का भी आरोप लगाया है। चिराग पासवान ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव की खामोशी पर सवाल खड़े किए हैं। चिराग ने कहा है कि मैं होता तो कभी चुपचाप नहीं सुनता। दूसरी ओर तेजस्वी यादव का कहना है उन्होंने तो गाली नहीं दी है, मंच के नीचे किसी ने गाली दी तो वो सुन नहीं पाए। ऐसे में सवाल है कि क्या तेजस्वी के कार्यक्रम में चिराग पासवान को गाली गलौज जानबूझकर कराया गया? क्या तेजस्वी यादव पर चुप्पी साधने के आरोप सियासी हैं? और क्या मतदान से एक दिन पहले ऐसे वीडियो वायरल होने से गया और जमुई जैसी सुरक्षित सीटों पर दलित वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा एक पक्ष को मिल सकता है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में करेंगे बड़ी चर्चा। पहले ये रिपोर्ट। देश के 21 सूबों में 102 सीटों पर पहले चरण में 1625 उम्मीदवारों का इम्तिहान है। तमिलनाडु की सभी 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड की सभी 5, महाराष्ट्र की 5, बिहार की 4, असम की 4, पश्चिम बंगाल की 3, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, अरुणाचल प्रदेश की 2, छत्तीसगढ़ की 1, मिजोरम, त्रिपुरा की 1-1 और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान है। देश के 21 सूबों में 102 सीटों पर पहले चरण में 1625 उम्मीदवारों का इम्तिहान है। तमिलनाडु की सभी 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड की सभी 5, महाराष्ट्र की 5, बिहार की 4, असम की 4, पश्चिम बंगाल की 3, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, अरुणाचल प्रदेश की 2, छत्तीसगढ़ की 1, मिजोरम, त्रिपुरा की 1-1 और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान है। लेकिन एन मतदान से पहले एक वायरल वीडियो पर बिहार में जबरदस्त घमासान है। ये वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन सियासत बिल्कुल ताजा है। घटना जमुई की है। मंच पर तेजस्वी भाषण दे रहे थे, साथ में आरजेडी उम्मीदवार अर्चना रविदास खड़ी थी और नीचे से एक शख्स मंच पर मौजूद आरजेडी के पूर्व विधायक विजय कुमार से बात करते हुए चिराग पासवान को गालियां दिए जा रहा था। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, एनडीए के घटक दलों ने आरजेडी पर हमला कर दिया। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, दलितों के अपमान से लेकर जंगल राज तक हमले होने लगे। कोई मेरी माँ राबड़ी देवी जी को ऐसा बोलता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूँ। कौन दिया? हम दिए। दिया कौन? उसके बावजूद वो वहां पर खड़े रहे, सुनते रहे, एक शब्द उन्होंने बोलना जरूरी नहीं समझा। मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है। कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगर क्यों बनाना? ये याद दिलाता है उसी दौर की, जिस दौर की याद लोगों को ना आए। मेरे छोटे भाई ने अपने पिता की तस्वीर हटा दी थी। वीडियो देखिए आप लोग। आप लोगों को क्या लग रहा है हम भाषण दे रहे हैं? हजारों लोग हैं, हजारों में से कोई नीचे एक वीडियो बना करके नीचे से डाल रहा है, ये नहीं कि मत से डाल रहा है, तो इसमें क्या मतलब है? तकलीफ मुझे इस बात की भी है कि उस मंच पे मेरा छोटा भाई तेजस्वी मौजूद थे। चिराग के हमले और तेजस्वी की सफाई के आगे गालियों पर सियासत इतनी संगीन हो गई कि एनडीए के नेताओं ने आरजेडी के खिलाफ चुनाव आयोग में लिखित शिकायत दर्ज करा दी। बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गालीबाजों पर सख्त कार्रवाई की बात कही।
श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूं। एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ा। अब बीजेपी आरजेडी को दलित और महिला विरोधी करार दे रही है। सवाल उठा रही है कि घटना के वक्त अर्चना रविदास भी मंच पर मौजूद थीं, लेकिन वो चुप रहीं। हम लोग तो नहीं सुने, हम लोग तो स्टेज पे थे। हम इसकी निंदा करते हैं, गलत है। दरअसल बिहार में कल 4 सीटों पर मतदान है, जिसमें नवादा और औरंगाबाद तो सामान्य सीटें हैं, लेकिन जमुई और गया 2 अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीटें हैं। इनमें जमुई सीट पर आरजेडी की अर्चना रविदास और एलजेपी के अरुण भारती के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि गया सीट पर जीतन राम मांझी का सीधा मुकाबला आरजेडी के कुमार सर्वजीत से है। दोनों ही सीटों पर दलित वोटर प्रभावी है। गया में 30% तो जमुई में करीब 20% दलित वोट चुनाव नतीजे तय करते हैं। ऐसे में जब चुनाव के एन पहले चिराग पासवान की माता को लेकर आरजेडी नेताओं ने गाली गलौज की, तो एनडीए ने इसे दलित, महिला और जंगल राज से जोड़कर चुनावी मुद्दा बना दिया। अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी। और चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ होगा जो ऐसी बातें करेगा। हालांकि इस चुनाव में बिहार के अंदर बदजुबानी को लेकर खूब चुनावी सियासत हुई है। कभी एनडीए नेताओं पर रोहिणी आचार्य पर टिप्पणी को लेकर सियासत हुई, तो कभी रोहिणी आचार्य का बीजेपी नेता के अपमान पर विवाद हुआ। इस तरह के चुनावी वादों का चुनाव के नतीजों पर क्या असर पड़ता है, इसकी पहली झलक बिहार में 4 और देश भर की 102 सीटों पर होने वाले मतदान में दिख जाएगा। आज तक ब्यूरो। कल पहले दौर का घमासान है, लेकिन उसके पहले जुबानी जंग किस तरह से तेज हो गई है आपने देखी। इस रिपोर्ट में नेताओं के अलग अलग बयान सामने आए हैं, लेकिन कौन से वो मुद्दे होंगे जिसको देखते हुए 102 सीटों पर जनता जाएगी चुनाव का मतदान करने के लिए, क्योंकि कल ही वो भाग्य विधाता बनने वाली है। 1600 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं उनके। डॉक्टर अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जिनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। कंचन यादव जी स्पोक्स पर्सन आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र कुमार जी स्पोक्स पर्सन एलजेपीआर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण पुरोहित जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मुझे लगता है अजय आलोक जी आपसे करते हुए, तेजस्वी यादव करें कोई मैंने तो बोला नहीं, बेवजह इसको चुनावी मुद्दा क्यों बना रही है बीजेपी? चुनावी मुद्दा बनाने की बात नहीं है। देखिए चित्रा जी, आप महिला हैं, वो क्या एक मंच पे सबसे बड़ा नेता विपक्ष का भाषण दे रहा है, उसके दूसरे पूर्व मंत्री वहां पे वर्तमान में विधायक वहां खड़े हैं, नीचे से मंच से गालियां दी जा रही हैं चिराग पासवान की मां को, बहन को। इतनी भद्दी भद्दी गालियां क्या उतना उसको चला सकती है ना मैं बोल सकता हूं। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का एक गिरता हुआ स्तर है। ये कोई, मैं कह रहा हूं बिहार में और आरजेडी के लिए कोई नई बात नहीं है भाई। पिता के समय एक कविता बहुत चली थी, आशुतोष जी ने पक्का सुना होगा, बिहार जब 90 के दौर में था, कि बंदूक की नलियों से छन छन कर आता है चुनाव। तो आज पुत्र के समय अब जुबान की गलियों से गालियां निकल के ला रहा है चुनाव। हम तो ये चाहते हैं ना कि खिलेगा लोकतंत्र, निखरेगा लोकतंत्र तभी जब इस बंदूक और गालियों को निकालेगा चुनाव। तो जनता बंदूक और गाली इन दोनों की संस्कृति को चुनाव राजनीति से निकालेगी, ये तय है। और ये शब्द ही होते हैं जो आपका परसेप्शन बनाते हैं। आप किस तरह से जुबानी मर्यादा लांघते हैं वही आपका परसेप्शन बनाता है। अगर नेता कुछ इधर उधर की भाषा बोलता है, थोड़ा हो करके बोलता है, तो उसको रॉबिन हुड समझ के उसकी छवि चमकाने वाले लफंदर जो होते हैं सोचते हैं कि बहुत बड़ा मेरा नेता बन गया। लेकिन आम जनता इसको पसंद नहीं करती। ठीक है, भाषाई मर्यादा बहुत जरूरी है और ये हम मानते हैं और इसका हम पालन भी करते हैं। और हमारे दल में भी जिसने भी भाषाई मर्यादा लांघी उसको हमने कभी छोड़ा नहीं है। ठीक है, इसके पहले मैं कंचन यादव के पास जाऊं, चूंकि अजय आलोक जी ने आशुतोष जी आपको लेकर यहां पर सवाल टॉस कर दिया है, तो मुझे लगता है आपको ही जवाब देना होगा। मुद्दे क्या रहने वाले हैं 102 सीटों पर? मेरा पहला सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि गाली गलौज नेताओं को शोभा देता है क्या? और अगर उनके किसी नेता की ओर से या कार्यकर्ताओं की ओर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, तेजस्वी यादव ने बाद में तो सुना ना, एक बार भी खेद जताना, माफी मांगना, इस तरह के शब्द तो नहीं सुनने में आया आशुतोष जी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमारी राजनीति के अंदर
किसी भी नेता को कभी भी इस तरीके की बात कहने पर कभी कोई शर्म आती है। अगर किसी एक पार्टी ने अपने किसी एक कार्यकर्ता के खिलाफ या अपने किसी एक नेता के खिलाफ उसको खिलाफ फौरन बड़ी कार्रवाई की होती तो शायद ऐसे वाकई नहीं देखने को मिलते। ये जो वाकया है ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे देश की राजनीति कितनी गिरी हुई है। हम अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दुश्मन की तरीके से देखते हैं, उनसे नफरत करते हैं, ये उसी का नतीजा है। मैं तो साफ तौर पर कहता हूं कि तेजस्वी यादव को फौरन ऐसे शख्स के खिलाफ न केवल कार्रवाई करनी चाहिए बल्कि उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए और सारे के सारे लोगों को संदेश देना चाहिए कि अगर कभी किसी भी तरीके से कोई भी शख्स इस तरीके से काम करेगा तो भले चुनाव जीते या हारे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह कि राजनीति के अंदर ऐसी भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जहां तक आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि 102 सीटों के ऊपर क्या होगा, देखिए ये वो पहला चरण है जिस चरण के अंदर जबरदस्त तरीके से लड़ाई होगी एनडीए गठबंधन के बीच में और इंडिया गठबंधन के बीच में। दोनों के अपने अपने क्षेत्र हैं और दोनों के अपने अपने प्रभाव क्षेत्र हैं। अगर तमिलनाडु के अंदर इंडिया गठबंधन भारी पड़ता है तो उत्तराखंड की सारी सीटों पर एनडीए गठबंधन भारी पड़ेगा। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है तो जरूर राजस्थान के अंदर कुछ ऐसी बातें समझ निकल के सामने आई जिससे लगता है कि वहां पर भी आज की तारीख में इंडिया गठबंधन एनडीए के सामने मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। ये बात मैं मध्य प्रदेश के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं उत्तर प्रदेश के लिए नहीं कह रहा हूं, राजस्थान के लिए जरूर इस बात कही जाती है। इसी तरीके से असम का प्रश्न है, बिहार का भी प्रश्न है। तो ये पहला दौर है जिसमें जबरदस्त मुकाबला होगा दोनों पक्षों के बीच में। अब कौन आगे निकलेगा कौन पीछे निकलेगा तो जब 4 जून को नतीजे आएंगे तभी बताया जा सकता। लेकिन मेरा स्पष्ट तौर पर मानना यह है कि कहीं ना कहीं आज की तारीख में 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं और वो है बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार। और जैसा कि पिछले दिनों हमने सीएसडीएस और लोकनीति के सर्वे में देखा और मूड ऑफ द नेशन का जो इंडिया टुडे का सर्वे था उसमें भी हमने देखा था 6 महीने पहले, इन तीनों मुद्दों के ऊपर लोगों के अंदर निराशा है और लोग सरकार से संतुष्ट नहीं है। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। अजय आलोक जी, इन 3 मुद्दों पर वो बोल रहे हैं 102 सीटों पर पड़ेंगे वोट। देखिए चित्रा जी, मैं आशुतोष जी को दोष नहीं देता हूं, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि पान के ऊपर चांदी का छल्ला लगने से वो चांदी का पान नहीं बनता है। तमिलनाडु में भारी पड़ेगा, राजस्थान में भारी पड़ेगा, सब जगह भारी पड़ेगा तो हम लोग क्या करने आए हैं? घास छील ले आए हैं? कहीं नहीं भारी पड़ेगा। 4 राज्य आशुतोष जी आपको मैं लिख के दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। हम लोग 2 तारीख को बैठेंगे। 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला और तेलंगाना। ये 5 राज्य आपको चौंकाने वाले नतीजे देंगे। आप जो कह रहे हैं कि तमिलनाडु में गठबंधन भारी पड़ेगा, उसका जवाब तो हम लोग 4 तारीख को ही देंगे। जहां तक रही बात ये सब बातें कि महंगाई, बेरोजगारी, इस पे ये महंगाई और बेरोजगारी देश जब से आजाद हुआ हर बार इस चुनाव का मुद्दा बना। सवाल ये उठता है कि किस राज्य सरकार ने किस केंद्र सरकार ने इस पे काम किया। हमने उस पे काम किया है जो कि काम दिखता है हमारा। अगर हम कहते हैं कि हमने 27 लाख करोड़ रुपए मुद्रा योजना के तहत 24 करोड़ लोगों में बांटे हैं तो वो दिखता है, स्वरोजगार जनरेट होता है। अगर हम कहते हैं कि फॉर्मलाइज इकोनॉमी करके हम बहुत हद तक कीमतों को कंट्रोल में करके आए हैं और आज सूचकांक के हिसाब से महंगाई सबसे ज्यादा कंट्रोल में है तो वो दिखता है और ये ऑन रिकॉर्ड है। उसके बावजूद भी ये समस्या हम मानते हैं, उसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। इसलिए हमारा घोषणा पत्र आया जिसमें 1, 2, 3 करके हर मुद्दों को हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। विपक्ष के घोषणा पत्र में क्या है, जरा एक तारीफ कर दीजिए घोषणा पत्र की। क्या पर्सनल लॉ को स्ट्रेंथन करने से महंगाई, बेरोजगारी और इसका समाधान निकलेगा क्या? क्या कोई चीज, आपका विजन क्या है, आपका नैरेटिव क्या है, वो आप बताएंगे नहीं। आप मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं करना चाहते हैं, आप सेमीकंडक्टर नहीं बनाना चाहते हैं, आप इकोनॉमी को स्ट्रेंथन नहीं करना चाहते हैं। आप ज्ञान की बातें नहीं करेंगे। ज्ञान मतलब गरीब, युवा और नारी और अन्नदाता, उस पर आप काम नहीं करेंगे तो आपका विजन क्या है? हमने तो 10 साल काम किया, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारी लेगेसी है। इसी लेगेसी पे हम चुनाव में जा रहे हैं और जनता को हम बोलने जा रहे हैं कि अगले 5 वर्ष हमारा लक्ष्य है विकसित भारत की गारंटी का और इसके तहत हम काम करेंगे जिसमें बेरोजगारी भी एड्रेस होगी, महंगाई भी। आप बात कर रहे हैं अजय आलोक जी, जल्दी से इस पर मैं 2 लाइन में आपसे जवाब चाहूंगी। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आपका खाता भी नहीं खुला था, 1% के आसपास वोट रह गए थे पिछली बार। इस बार कह रहे हैं बड़े चौंकाने वाले नतीजे आ जाएंगे वहां से। बिल्कुल आप ठीक क्या हो गया ऐसा कि बड़े चौंकाने वाले तमिलनाडु में हमारा खाता नहीं खुला था, केरला में ये तो कह रहा हूं, ये 5 साल की हमारी मेहनत है। तमिलनाडु में हमारा खाता नहीं खुला था, केरला में हमारा खाता नहीं खुला था, आंध्रा में हमारा खाता नहीं खुला था। किसी भी हमारे वर्स्ट टू वर्स्ट क्रिटिक से पूछ लीजिए, वो भी कहेंगे खाता तो खुल रहा है, पता नहीं कितना लाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कैसे कितना खाता खुलने जा रहा है। जब अन्नामलाई कहते हैं तमिलनाडु में हम डबल डिजिट में रहेंगे तो हम रहेंगे। जब हम कह रहे हैं कि तेलंगाना में हम कुछ भी रहेंगे तो 10 से 12 सीट पे हम जाएंगे, 4 से तो हम जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्योंकि हम काम जानते हैं, हम बूथ जानते हैं, हम जमीन पे काम करने वाले हैं।
आंध्रा में जिस तरह की हमारी फॉर्मिडेबल कोalition हुई है, हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब इसका फैसला तो जनता को ही करना है। आशुतोष जी, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, जल्दी से अपना जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं दक्षिण भारत के राज्य चौंकाने वाले नतीजे इस बार देने वाले हैं। नहीं, मैं आलोक जी को अभी से मुबारकबाद दे देता हूं कि तमिलनाडु की 39 सीटें बीजेपी जीतेगी, केरल की 20 सीटें बीजेपी जीतेगी और आंध्र की सारी सीट बीजेपी जीते। एडवांस में मुबारकबाद, 2 जून को हम आपको और मुबारकबाद देंगे। तंज कसने के पीछे क्या आशुतोष जी वजह है? अब ऐसा तो है नहीं, आप मेरी बात सुनिए। वहां पर कौन सी दूसरी पार्टी, अगर बीजेपी को हम छोड़ दें तो कौन सी दूसरी पार्टी है जो पूरा क्लीन स्वीप कर रही है? डीएमके, ये सही बात है, लेकिन पिछले बार गठबंधन के साथ 38 सीटें आई थी, लेकिन डीएमके की वहां पर 25 थी, बाकी 15 थी कांग्रेस की वहां केरला में। चित्रा जी, मैं तंज क्यों नहीं तंज कस रहे हैं इतना ज्यादा? हाँ, मैं तंज बिल्कुल नहीं कस रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि भाई, आपको अगर तमिलनाडु पे कही गई मेरी बात बुरी लगी तो मैंने आपको कह दिया कि आपको सारी सीटें जीते। अरे भाई, राजस्थान के अंदर अगर आप कंटेस्ट करें मेरी बात को तो मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं। मध्य प्रदेश में आप मेरी बात कंटेस्ट करें, मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं। असम में करें, लेकिन अगर आप ये कहने जा रहे हैं कि तमिलनाडु में आप चौंकाने वाले नतीजे देने वाले हैं, तो मैं तो आपको बधाई दे रहा हूं। अभी 39 सीटें जीती है। देखिए, जो डिबेट होती है ना, डिबेट तथ्यों के आधार पर होती है। राजनीतिक दल भले ही रेटरिक्स पे बात कर ले, मैं तो स्पष्ट तौर पर कहता हूं, और मुझे कहने में कोई दिक्कत कभी नहीं कि अगर आप मुझसे उत्तर प्रदेश के बारे में पूछे तो मैं साफ तौर पर कहूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एज है, इसमें कोई दो राय नहीं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को एज है। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि तमिलनाडु के अंदर आपकी स्थिति कमजोर नहीं, बेहद कमजोर है, तब उसको तो कम से कम थोड़ी डिग्निटी के साथ स्वीकार कर लिया करें। हर चीज में तंज अगर समझेंगे तो कैसे काम चलेगा? अब अजय आलोक जी जवाब दे दें, उनकी बातों पर हाथ उठा रहे हैं आप। बस एक लाइन। हाँ। नहीं, आशुतोष जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी शुभकामनाएं दी हैं। मैं इसका बिल्कुल खुशी से स्वागत करता हूं। आशुतोष जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम तमिलनाडु स्वीप करने जा रहे हैं। हम तो जीरो हैं भाई। अगर जीरो से हमारे प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं हम डबल डिजिट में आएंगे, मान लीजिए, चलिए आपकी बात आप ही को मैं सही मान लेता हूं, डबल डिजिट में नहीं आए, अगर हम 6 भी लाए, 7 भी लाए, 8 भी लाए, तो ये उपलब्धि नहीं मानेंगे आप हमारी? तंज बात की नहीं है, ये डिबेट हम कर रहे हैं तो हम तर्कों पे कर रहे हैं। यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि आप 4 स्टेट हमें जितवा देंगे तो मैं आपकी तमिलनाडु पे बात मान जाऊंगा। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं ना बैठे हुए हैं। आप भी बोल रहे हैं तर्क, मैं भी बोल रहा हूं। ठीक है आशुतोष जी, उन्हीं तर्कों पर एक सवाल आपसे लेते हुए फिर मैं फौरन हमारे साथ कंचन यादव जी, धीरेन्द्र जी, वरुण पुरोहित जी बैठे हुए हैं, आप लोगों के पास आ रही हूं। तमिलनाडु का अगर आप जिक्र कर रहे हैं, देश के किसी भी एक राज्य में अगर सबसे ज्यादा मंदिर किसी जगह पर हैं तो वो तमिलनाडु है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु में जितने दौरे किए हैं या जिस तरह के कैंडिडेट को खड़ा किया गया है, आशुतोष जी, माना यह जा रहा है कि जयललिता के नहीं रहने पर वहां पर एआईएडीएमके में जिस तरह की फूट देखी गई या वो जिस तरह से कमजोर हुई है, उसका पूरा फायदा वहां पर बीजेपी लेने को तैयार है और एक तरीके से पूरी ताकत भी झोंक दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने युवा चेहरों को मैदान में उतारा है, तो ये बात सच है कि इनका जीरो है, वोट प्रतिशत भी उसी के आसपास है, लेकिन सिरे से खारिज कर दिया जाना किसी पार्टी को तमिलनाडु में, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जाकर वहां, और राम मंदिर बनने के बाद उसका असर भी आप लोगों, मैं खुद होकर आई हूं तमिलनाडु में, आप लोगों से बातचीत करेंगे तो वो मानते हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया है, ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, हम रिपोर्ट दिखा चुके हैं आज तक पर। देखिए चित्रा जी, जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की राजनीति और उत्तर भारत की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। तमिलनाडु की जो जमीन है वो आजादी के पहले से वो पेरियार की जमीन है और वो अन्नामलाई की जमीन है। और जिन 2 पार्टियों का आपने नाम लिया, डीएमके और एआईएडीएमके, इनका कम से कम 40 से 50 साल की हिस्ट्री है और 1923 से लेकर अब तक 100 साल का इतिहास है। और वो जो राजनीति है वो एक तरीके से वो कांग्रेस के विरोध की भी राजनीति रही है और वो ब्राह्मणवाद के विरोध की भी राजनीति रही है। इसीलिए वहां पे जो द्रविड़ आंदोलन है वो मजबूत है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वहां अपनी जड़ें नहीं जमा पाई है। इसको भारतीय जनता पार्टी समझे तो बेहतर है। वहां पर उनको अलग तरीके के विमर्श की बात, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। स्टालिन के बेटे ने जिस तरीके से सनातन के ऊपर बयान दिया था, उस पर नॉर्थ इंडिया के अंदर तो भारत के जो भारतीय हैं, जो हिंदू हैं, उनके अंदर एक विचलन होगा, क्रोध होगा, नाराजगी होगी, आक्रोश दिखाई पड़ता है। लेकिन वो तमिलनाडु के अंदर क्रोध क्यों नहीं दिखाई पड़ता, मैं जानना चाहता हूं। अगर सनातन को लेकर अगर उत्तर भारत के अंदर इतना विचलन है तो तमिलनाडु के अंदर विचलन होना चाहिए ना। वहां उनकी सरकार के खिलाफ लोग खड़े होने चाहिए, उनकी सरकार के खिलाफ विद्रोह होना चाहिए। वो तो मैं कहीं देखता नहीं हूं। जब नहीं देखता हूं तो इसका मतलब यह है कि सनातन का मुद्दा उत्तर भारत के लिए बड़ा है,
सनातन का मुद्दा दक्षिण भारत तमिलनाडु में उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि वहां की जमीन बिल्कुल अलग तरीके की जमीन है। ठीक है। जब तक बात को बीजेपी नहीं समझेगी और वो पुराने ढर्रे से तमिलनाडु के अंदर पॉलिटिक्स करेगी, तब तक वहां पे उसके लिए 1-2 सीट जीतना बड़ी बात। पहले भी तमिलनाडु के अंदर बीजेपी 1-2 सीट जीत चुकी है, बिल्कुल, इसमें कोई नई बात नहीं है उसमें। हाँ। अगर इस बार 1 सीट जीत भी लेती तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो तब मानूंगा जब आप वहां 39 सीटों पर एक मेजर कंटेंडर के तौर पर उभरे। आज की तारीख में बीजेपी एक फ्रिंज प्लेयर है तमिलनाडु के अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं वहां पे। फ्रिंज प्लेयर आप बता रहे हैं अजय आलोक जी, मुझे लग रहा है एक लाइन में जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, एक लाइन में जल्दी से सर। जो युग बदलते नहीं देखते हैं ना, उनको दृष्टि दोष हो जाता है। और राजनीति में युग बदलते हुए तो आपने देखे हैं, कितने युग बदलते हुए आपने देखे हैं, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हम पुराने ढर्रे पे नहीं जा रहे हैं। एक अन्नामलाई उस युग का था जिस पेरियार युग की आप बात कर रहे हैं, एक अन्नामलाई इस युग का है। युग बदलेगा, जैसे देश बदला वैसे युग भी बदलेगा। उत्तर प्रदेश में कौन सोचता था कि भारतीय जनता पार्टी 72-73 आ जाएगी, 62 सीट अकेले दम पे आ जाएगी। आज आप कह रहे हैं एज है 65-75 के ऊपर बीजेपी अकेले आएगी। युग का परिवर्तन होता है, उसी तरह दक्षिण में भी युग का परिवर्तन हो चुका है। आशुतोष जी, आप आज नहीं देख पा रहे हैं, 4 तारीख के बाद आपका दृष्टि दोष दूर होगा और आप देखेंगे। ठीक है, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ जाती हूं। अब दो लोगों के बीच में पूरी डिबेट यहां पर सिमट जाएगी और 39 सीटों के तमिलनाडु राज्य पर सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हुई है क्योंकि कल जिन 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें अगर सभी किसी एक राज्य की सभी सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं तो वो तमिलनाडु है। अब तमिलनाडु से आगे बढ़ते हैं, बिहार पर वापस आते हैं, लेकिन एक बार गांधीनगर की जो तस्वीरें आई हैं गृह मंत्री अमित शाह की, वो वहां से उम्मीदवार हैं, चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। आज सुबह से ही लगातार अलग अलग हिस्सों में जाके देखिए किस तरह से उनका जो रथ है वो आगे की ओर बढ़ रहा है और भारी तादाद में गांधीनगर में लोग उमड़े हुए हैं उनकी एक झलक पाने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान उनकी ओर से लगातार कहा जा रहा है कि लोगों का जो प्यार मिल रहा है, अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे गांधीनगर वाले। और इसके साथ ही साथ उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि गुजरात की सभी सीटें 2014 और 2019 की तरह ही क्लीन स्वीप इस बार भी रहने वाली हैं। ये बड़ा भव्य रोड शो वहां पर विपक्षी दलों के लिए यकीनन मुश्किल है जिस तरह से, और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, नारे भी लग रहे हैं जय श्री राम के, और धीरे धीरे करके यह काफिला आगे की ओर बढ़ता हुआ। ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आप लौट आते हैं एक बार फिर से बिहार को लेकर जिस तरह की राजनीति गरमाई हुई है और यकीनन बिहार जिस तरह की सियासत को लेकर आगे बढ़ता है उसका असर दूर तलक देखा जाता है। ऐसे में कंचन यादव जी सीधे आपके पास आते हुए और उसी मुद्दे को उठाते हुए, तेजस्वी यादव अगर सुन नहीं पाए, गाली गलौज आपके कार्यकर्ता देंगे, एक चुनावी मंच के बिल्कुल करीब जाकर दूसरे बड़े नेता सुनेंगे। तेजस्वी यादव नहीं सुन पाए, बाकी तो बड़े नेता मंच पर मौजूद थे ना, उनमें से लोगों ने चुप भी कराया, मैंने खुद वो वीडियो देखा है, माफी मांग लेते। एक महिला को लेकर इस तरह की अभद्र टिप्पणी, कंचन यादव जी कहां से आते हैं ऐसे लोग कार्यकर्ता बनके? देखिए, यहाँ तो आप भी और यहाँ अजय आलोक जी बैठे हुए हैं, वो भी झूठ भी बोलते हैं बड़े कॉन्फिडेंस से। हमारे मैनिफेस्टो में बेरोजगारी, महंगाई, इस सब की बात की गई हुई है, रोजगार कितना देंगे उसकी बात की गई हुई है। और अब तक तेजस्वी जी 40 रैलियां कर चुके हैं और 40 रैलियों में सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात हो रही है, लेकिन उस पर तो मुझे नहीं लगता इतने विस्तार से डिबेट हुआ होगा। 3 दिन पहले जब लास्ट दौर चल रहा है उसमें एक क्लिप वायरल होता है, मंच के नीचे से कोई बोलता है और उसको ये कहा जाता है कि तेजस्वी जी माफी मांगे। अरे आप कहती हैं अगर तो उसको पकड़े, है ना, जो भी बोला ऐसा उसको पकड़े, उस पर कार्रवाई हो, हम लोग उसको मानने को तैयार है। लेकिन आप सीधे कह रही है कि तेजस्वी जी माफी मांगे। क्या तेजस्वी जी बोले हैं? अगर ऐसे ही होता तो अभी गया में गए थे, गृह मंत्री जी गया में गए हुए थे, उनके खिलाफ खूब नारे लगे, खूब मुर्दाबाद के नारे लगे, वहाँ पर भी लोग गाली गलौज कर रहे हैं, लौट जाओ। अरे मुर्दाबाद के नारे लगना और एक महिला को गंदी गंदी गालियां देना, कंचन यादव जी आप खुद एक महिला हैं, दोनों में अंतर नहीं कर पा रही हैं क्या? नहीं, मैं अंतर बेशक कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जब वो लोग चुनाव हार रहे 4 सीटों पर, तो इस 3 दिन का वीडियो आज उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और वो भी कोई मंच से नहीं बोले, मंच के नीचे जाकर कोई वीडियो बनाकर चला जा रहा है, उसको वायरल कर रहा है। इसका मंसूबा इसके पीछे क्या है आप समझती हैं? और मैं आपको कह रही हूँ कि जब 40 रैलियां हमने की, जब हम हर बार मुद्दे पर बोल रहे हैं, उस पर तो हमें इतने विस्तार से डिबेट पर नहीं बुलाया गया, लेकिन मछली खाते हैं तो उस पर बुलाया जा रहा है। किसी ने गाली दे दिया, भीड़ में से कोई गाली दिया है, उस पर हमें बुलाया जा रहा है। तो मुद्दों पे आप लोग तो डिबेट ही नहीं करते हो। क्या बिहार सिर्फ इसी बात के लिए बना हुआ है कि वहाँ से कहीं भी कोई कुछ गलत
जाएगा। इसके लिए तेजस्वी जी जिम्मेदार नहीं है। अगर वो राजद का कार्यकर्ता है और उसको पहचान में आता है, जरूर उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला को, चाहे कोई भी हो, उसको गाली नहीं दिया जा सकता इस तरह से। और आपको बता दें, अर्चना रविदास जी जो कैंडिडेट है ना हमारी तरफ से, उनको भी ये जब भर भर कर गालियां दे रहे हैं, अरे वो तो रील्स बनाने वाली है, वो तो ऐसी है, कैरेक्टर असोसिएशन कर रहे हैं उनका। करेक्ट ये भाजपा वाले कर रहे हैं, और हमें नहीं लगता कि भाजपा वाले जितना किसी का कैरेक्टर असोसिएशन करते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई कार्यकर्ता उतना कैरेक्टर असोसिएशन किसी का कर सकता है। तो ये तेजस्वी जी पर इसमें ना कोई कुछ भी होता है, हमारी पार्टी से सीधे आप लोग लिंक कर देते हैं। ये आप लोग की मुझे नहीं मालूम, मतलब मैं बहुत बोल सकती हूँ गहरे जाकर, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती। नहीं, आप बोल लीजिए। कंचन यादव जी, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी 3 दिन पहले से ही मेरे शो में आरजेडी के लोग आना शुरू हुए हैं, और आप जो कह रहे हैं कि मुद्दों की चर्चा नहीं होती, जब शो में आएंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप लोगों ने अगर मुद्दे की राजनीति की है तो उस पर डिबेट हुआ है, नहीं हुआ है। कंचन यादव जी, आप गहरे में उतरकर जो भी आरोप लगाना चाहें आप बिल्कुल बेबाक होकर लगाएं। देश में लोकतंत्र है, सबको आजादी है अपनी बात को कहने का, और बाकायदा हमने मंच भी दिया है आपको, लेकिन ये मंच बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी महिला को लेकर अगर अभद्र टिप्पणी की जाएगी, और उसके जो शीर्ष नेता है वो खेत तक नहीं जताएंगे। लेकिन आपने कहा है कि यहाँ पर साजिश रची जा रही है, किसी ने जानबूझकर वीडियो बनाया है, तो धीरेन्द्र कुमार जी मुझे लगता है इस पर आप टिप्पणी कीजिए। वो कह रही है जानबूझकर चुनाव के ठीक पहले बनवाया गया वीडियो है। धीरेन्द्र जी। चित्रा जी, ये चुनाव के एक दिन पूर्व इन लोगों ने जिस तरह का हरकत किया है, वो हताशा इनका परिचय दे रहा है कि किस तरह से अपने हार को ये स्वीकार कर नहीं पा रहे हैं। जब भी देश में कहीं भी महिलाओं पे अत्याचार होता है चित्रा जी, तो ये लोग सारे घमंडिया के लोग एनसीआरबी के आंकड़े निकाल कर ले आते हैं। आप जरा मुझे बताइए कि इनके सबसे बड़े आरजेडी के नेता मंच पे ऊपर में खड़े हैं और वहां पे एक महिला का अपमान हो रहा है, एक दलित महिला का अपमान हो रहा है, वहां पे कौन से आंकड़े की जरूरत है? इनकी नीयत साफ साफ झलकती है कि किस मानसिकता के ये लोग हैं। नहीं तो इस तरह का दुस्साहस, हमको गौरव है और गर्व है अपने नेता पे कि आज तक कोई उनका एक अमर्यादित बयान उनका दिखा दीजिए, और नहीं तो उनके सामने कोई देता हुआ किसी व्यक्ति या कार्यकर्ता का, यह गौरव का विषय है। और आरजेडी का तो यूएसपी रहा है चित्रा जी, सब लोगों को पता है, उदंडता इनका यूएसपी रहा है। और इसीलिए तो बराबर लोग कहते थे कि 2005 के पहले की वाकया को लोग याद करते हैं या करवाते हैं। तो उस समय लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, औरतें शाम में घर से नहीं निकलती थी। तो इस बात को आज भी इनके जीन में, डीएनए में ये चीज पड़ा हुआ है, नहीं तो इस तरह की चीजें आज भी नहीं होती। क्या 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 मैं डीएनए पर सुनिए, शांति से आप सुनिए कंचना जी, कंचन जी जब आप बोल रही थी वो नहीं टोक रहे थे, प्लीज कंचन जी उनको बोलने दीजिए। कंचन जी प्लीज, जब आप बोल रही थी वो नहीं बोल रहे थे आपके बीच में, ठीक है? जब आप बोल रही थी तब वो नहीं बोल रहे थे, प्लीज। यही तो आप लोगों में गड़बड़ी है, गुंडा राज वाली पार्टी है, न ये खुद बिहार को अच्छा करेंगे। सुनिए पहले, क्या चिराग पासवान जी की माँ की बस यही कसूर है कि उन्होंने अपने पुत्र को बिहार और बिहारियों की सेवा के लिए लगाया? ये आपको बर्दाश्त नहीं होता है कि एक दलित नेता का जनाधार बिहार में बढ़ रहा हो, बिहार में उसकी लोकप्रियता को आप झेल नहीं सकते हैं, तो आप उसको इसने राजनीति के इतने निचले स्तर तक चले जाएंगे। और इसका मैं और एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने आज चुनाव आयोग से भी शिकायत किया है, और वो भी चुनाव आयोग भी खुद संज्ञान लेगा। और कल के मतदान में सारे मतदाता भी संज्ञान ले चुके हैं। कंजना जी याद रखिएगा, ईवीएम में आपको भी दंड दिया जाएगा और आपके पार्टी और गठबंधन के लोगों को। जिस तरह से आपने बिहार के महिलाओं का अपमान किया है, जिस तरह से दलितों का अपमान किया है, यह आपकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि, और साथ में चुनाव आयोग से भी मांग करता हूं कि खुद संज्ञान लेके और ऐसे पार्टी के प्रत्याशी की सदस्यता रद्द करनी चाहिए। हम लोगों ने भी इसकी मांग की है। आगे जो भी इस पर कानूनी संबद्ध कार्रवाई होगी, उसके लिए चरणबद्ध तरीके से हम सभी घटक गठबंधन के दल इस पर मांग करते रहेंगे। और यही बिहार में चुनाव का मुद्दा होने वाला है। कंचन यादव जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद वरुण पुरोहित जी मैं आपके पास आ रही हूँ जल्दी से। 10 सेकंड के लिए, बोलिए कंचन जी। 10 सेकंड के लिए चित्रा जी, चार लोकसभा का चुनाव क्षेत्र है बिहार में। नहीं कर रही है, सीधे करे कैंडिडेट को ही हटा दिया जाए, देख रहे हैं आप। अरे तो आप कार्रवाई करके बता दीजिए ना कंचन यादव जी, इनके सवाल उठाने का इंतजार क्यों किया जा रहा है? कार्रवाई कर लीजिए। सीधा मतलब है
वीडियो बनवाया गया है, टारगेटेड बनवाया गया है। अरे आप लोग जैसा कुकृत्य करती है वहाँ पर तो इतने कैमरे होते हैं कि किसी का भी छुपना मुश्किल होता है। सबके हाथ में मोबाइल है। कंचन यादव जी, एक्शन ले लीजिए, एक्शन ले लीजिए, बता दीजिए कि नहीं बर्दाश्त करते हैं महिलाओं का अपमान। एक बात बताइए, भीड़ से 40 रैलियां हुई, आप बताइए लास्ट मोमेंट पे ऐसा हुआ और ये ले पूरा। कंचन यादव जी, अभी पूरे 1 जून तक मतदान की पूरी प्रक्रिया चलेगी। 40 रैलियां हुई तो 40 और रैलियां होंगी, लेकिन इस तरह की बदजुबानी को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सीधा सा ये जवाब है। चित्रा त्रिपाठी जी, मैं पहली फेज की बात कर रही हूँ और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ जहाँ गए हैं बिहार में चुनाव प्रचार करने, 4 सीट हमारी एनडीए की है कंचना जी, ये 4 हम जीते हैं और आगे भी जीतेंगे। और यहाँ पर बैठे हैं ये आरजेडी का डीएनए नहीं है, आप बताइए, गुंडागर्दी आप लोग का डीएनए रहा है। जब हारने की नौबत आती है तो फेक प्रोपेगेंडा के तहत उसको चलाते हैं। चलो ठीक है, तो मैम में नहीं फंसेंगे, ठीक है। अगर जुबान गंदी है तो उसके साथ किसी भी तरह से खड़ा नहीं हुआ जा सकता है। उस पर खेद जताना और माफी मांगना मुझे लगता है बड़प्पन की निशानी होती है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं हमारे नेताओं की जुबान क्यों सिली होती है, मुझे नहीं पता। लेकिन वरुण पुरोहित जी, मुझे लगता है जल्दी से इस मामले पर एक टिप्पणी आपकी भी हो जाए, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगी कि पहले चरण के मतदान में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है। वरुण पुरोहित जी। साधुवाद देता हूँ इस देश की माताओं की स्थिति पे। जो आपने रिपोर्ट बनाई, मैंने उसको देखा, किस प्रकार से माताओं की स्थिति हो रखी है देश में, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। आपने ऐसी बढ़िया बनाई माताओं की स्थिति के ऊपर। धन्यवाद। किसी भी माता का अपमान निंदनीय, असहनीय है। और राजनीति, सामाजिक नेतृत्व जो करते हैं उनका आचरण सिद्ध होना चाहिए। वो 10 साल के पीरियड में देखने को नहीं मिल रहा है। शाब्दिक आचरण जिस हिसाब से गिरावट आई है, अवमूल्यन हुआ है मूल्यों का, वो 10 साल में देखने को मिल रहा है। उसका कारण क्या है? हेड ऑफ द फैमिली, गार्जियन ऑफ द फैमिली के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत कर रहे हैं राहुल कौल, मेरे सहयोगी सुनते हैं। के लिए आपका सबसे बड़ा मैसेज, आपका सबसे बड़ा वादा क्या है? देखिए, चुनाव नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर देश को महान बनाने का चुनाव है। हमारे अर्थतंत्र को तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना, देश को सुरक्षित करना, आतंकवाद, नक्सलवाद को समाप्त करना और देश के 80 करोड़ गरीबों को सम्मानजनक जगह समाज में देना, ये भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में तय किए लक्ष्य है। और ये सारे लक्ष्यों की सिद्धि के लिए तीसरी बार एक मजबूत, प्रचंड बहुमत वाली सरकार नरेंद्र मोदी जी की बने। सर, आप तो अब गृह मंत्री हैं, इतना सीनियर पोर्टफोलियो आपके पास है, प्लस पार्टी की जिम्मेदारी भी, ज्यादा टाइम तो नहीं मिलता होगा आपको अपने चुनाव क्षेत्र आने का? मैं आज का दिन ही आया हूँ, अब वोट डालने आऊंगा। ये जो लोग दिखाई पड़ते हैं, इनके बीच में मैं पला बड़ा हजारों पोस्टर, पर्दे यहाँ चिपकाए हैं, वॉल पेंटिंग किए हैं। इन्होंने मुझे 30 साल से विधायक, सांसद बनाया। ये मेरे अपने लोग हैं और मैं उनका हूँ। यहाँ आने की बहुत जरूरत नहीं है। मोदी जी का संदेश देने आज आया हूँ, वोट डालने आऊंगा, मगर रिकॉर्ड मार्जिन से गांधीनगर की जनता यहाँ कमल खिलाए। यहाँ के स्थानीय लोग जो आपको पहले से जानते हैं, कहते हैं कि जब आप पार्टी के कार्यकर्ता थे तो यहाँ पे दीवारों पे पेंटिंग क्या करते थे, कमल बनाते थे। जी, अब तो बहुत अच्छा लगता है और ये युवा कार्यकर्ताओं के लिए भी, उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में वंश की राजनीति, परिवार की राजनीति समाप्त हुई है। जो मेरिट्स में काम करते हैं उनकी राजनीति में जगह निश्चित हो सकती है। मोदी जी एक गरीब के गरीब घर से निकलकर देश के और दुनिया के इतने बड़े नेता बने हैं कि आज सभी युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आप इसी इलाके में विधायक भी रहे हैं, अब आप सांसद भी हैं। आप जब बाकी देश के हिस्सों में जाते हैं और अपने घर लौटते हैं गुजरात, क्या फर्क पाते हैं? बंगाल में रोड शो करना या तमिलनाडु में करना और गुजरात गांधीनगर में करने में क्या फर्क है आपकी नजर में? देखिए, पूरा देश मेरे लिए एक है, मगर जब मैं गुजरात और गांधीनगर में आता हूँ तो अपने घर पे आया हूँ, ऐसा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है।
सर आपके घर में भी देखा जाए तो सब लोग जिस तरीके से आपकी प्लानिंग है हर पन्ने की, क्या आपको लग रहा है कि उससे आपको इस इलेक्शन में एक्स्ट्रा एडवांटेज और बूस्ट मिलता है कि हर वोटर को आपको मालूम है कि वो आपके पक्ष में है या आपके खिलाफ? देखिए, स्वाभाविक रूप से इससे बूस्ट मिलता है। किनको कन्विंस करना है, किनको मोटिवेट करना है और किनको रिक्वेस्ट करके वोट पे ले जाना है, ये सारी चीजें सुनिश्चित हो जाती है। सर ये बताएं, जो क्षत्रिय समाज में अभी प्रोटेस्ट है उसका कोई असर होगा इस चुनाव में? आपका खेल बिगाड़ सकते हैं कुछ हद तक? देखिए, रूपाला जी ने बड़े मन से माफी मांगी है, हम उनसे चर्चा भी कर रहे हैं, चर्चा के रास्ते खुले हैं। मुझे भरोसा है कि चुनाव के पहले एमिकेबल सॉल्यूशन निकल जाएगा। हम 26 की 26 सीटें गुजरात में जीतेंगे। सर यहाँ पे महिलाएं बहुत संख्या में, साधारण तौर पे रोड शो में भीड़ भाड़ के चक्कर में कम आती हैं। आपको लगता है कि महिलाओं का यहाँ पे आना ये बीजेपी का लाभार्थी वोट बैंक, बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक बन गया है? नहीं, रानी क्षेत्र में बहनों का आशीर्वाद पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जिस तरह का सुरक्षित वातावरण गुजरात में है, भीड़ भाड़ से किसी भी माता बहन को, बेटी को डरने की जरूरत नहीं। और युवा, क्योंकि भारत की जो डेमोग्राफी है वो उसका एसेट भी है और अगर इन लोगों को नौकरियां ना मिले तो ये लायबिलिटी भी बन सकती है और बहुत कम साल है भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने के लिए। तो देश अपनी ग्रोथ में बहुत अहम जंक्शन पे है। ये 10 साल में बहुत काम हुआ है, हर क्षेत्र में स्वरोजगारी बढ़ी है। आज युवा स्टार्टअप कर युवा को रोजगारी दे रहे हैं और कई प्रकार के ऐसे उद्योग जो युवाओं ने विश्व के स्पर्धा में खड़े किए हैं और कई नए नए क्षेत्र भी खुल रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि यूथ का देश के लिए और देश की संपदा का यूथ के लिए उपयोग करने में मोदी सरकार सफल है। क्या ये बात सही है कि आप खुद एक पन्ना प्रमुख हैं? न केवल आपके पास सैकड़ों पन्ना प्रमुख हैं बल्कि एक पेज ऐसा आपकी सीट में जिसके आप पन्ना प्रमुख हैं। जी, मैं खुद एक पन्ने का प्रमुख हूँ। कल रात को रिलीजियसली मेरे 30 के 30 वोटर को मिलकर आए हूँ। 3 लोग वैकेशन में जाने वाले हैं, 27 लोगों ने वादा किया है कि मोदी जी को वोट देंगे। वैकेशन में जा रहे हैं, उनको हमने रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए, वोट देकर जाए, वो कंसीडर करें। तो आपके पन्ने में आपके खिलाफ कोई नहीं है? भाजपा के खिलाफ कोई। आपने पूरी फैमिली की ताकत भी लगा दी है चुनाव को मोबिलाइज करने में? ये सभी लोग स्वाभाविक रूप से। तो ये थे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह। आप देखिए किस तरीके से जैसे जैसे सूरज ढल रहा है वैसे वैसे और लोग अपने दिन का काम खत्म करके यहाँ पर अमित शाह के रोड शो में आए हैं और साथ ही साथ यहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी हैं और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव से पहले, नामांकन से पहले गृह मंत्री अमित शाह को देखने सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी हुई है। गांधीनगर पिछले 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दे रही है और मौजूदा वक्त में भी आपको बता दें 2019 में अमित शाह ने जब वहां पर चुनाव लड़ा था 70% वोट बीजेपी को अमित शाह को वहां पर हासिल हुए थे। 24 में क्या होगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। वरुण जी, आपको रोकना पड़ा था बीच में, मुझे लग रहा है आप अपनी बात को भी आगे बढ़ाएं। गृह मंत्री को भी आपने सुना, उस पर भी आपकी टिप्पणी। वरुण जी, देखिए, हमारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था, मॉरल शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका पालन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर होनी चाहिए कि कोई भी ऐसी अभद्र बात हो तो उसको तुरंत कुछ घंटों में ही कार्रवाई करे। देखिए, अमित शाह जी की आप अमित शाह जी ने क्या कहा, कमल पे बटन दबाओ इटली तक झटके लगे। प्रधानमंत्री जी जर्सी गाय बोलते हैं, बितुड़ी क्या बयान देते हैं। मैं स्मृति ईरानी, दया कुमारी जी को छोड़ देता हूँ क्योंकि लड़कियां हैं, किस प्रकार की भाषा का उपयोग। योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, मिर्ची का छौंका पता नहीं, उल्टा उल्टा। इस प्रकार की भाषा, ये आचरण जो है ना, जो नेतृत्व देते हैं समाज को, उनको रखना चाहिए। अभी बात दक्षिण भारत की चल रही थी। देखिए, मैंने कल, मेरे पास तेलंगाना, हैदराबाद, मेरे पास भी मित्र लोग हैं दक्षिण भारत में, उनके फोन आ रहे थे, वो हिंदुत्व की बात को असर्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का कुछ ना कुछ साउथ में भी चल रहा है। मैं झूठ फरेब की बातें नहीं करता हूँ, कपोल कल्पित की है। तो ये सब हमको 4 तारीख को पता लगेगा कि हिंदुत्व की जो बीजेपी की जो रणनीति है वो क्या पेनिट्रेट कर रही है, क्योंकि वो जो लोग कर रहे थे वो बीजेपी माइंडेड नहीं थे, जिन्होंने मुझे फोन पे बताया। तो वो तो उस समय पता लगेगा। लेकिन जो मुद्दे हैं वो महंगाई, बेरोजगारी, मैं भ्रष्टाचार को नहीं, निजीकरण को स्ट्रेस देता हूँ हमेशा। निजीकरण से, क्योंकि जो ST/SC का वर्ग है उसके अंदर एक फिनोमेना था, दिमाग के अंदर एक बना हुआ था। वरुण पुरोहित जी, एक सवाल है, जो बातें आप कह रहे हैं उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए मेरा ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर ऐसा क्या करती है? अभी गांधीनगर से हमने गृह मंत्री को सुना, लगातार हम देखते हुए चले आ रहे हैं कि जहां पर वो जाती है, 70%
कई हिस्से ऐसे हैं जो उसके गढ़ बनते हुए चले जाते हैं। 35 साल आप समझ रहे हैं, गुजरात की गांधीनगर की सीट अगर 1989 से लगातार बीजेपी जीत रही है, 70% वोट अमित शाह को मिल रहे हैं, तो वहां पर दूसरी पार्टियां या कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं अपनी पैठ वहां पर मजबूत कर पा रही है? और देश में ऐसी कई सीटें हैं वरुण पुरोहित जी। देखिए चित्रा जी, बीजेपी इसलिए बढ़ती जा रही है कि वो हर अटल जी अडवाणी जी युग की तो बीजेपी रही नहीं है, हर प्रकार के हथकंडों का उपयोग कर रही है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी हो एक एनजीओ के रूप में तब्दील हो चुकी, संगठन पे ध्यान ही नहीं है। अगर आप संगठन पे 10-10 साल तक ध्यान नहीं दोगे, अपने ग्रास रूट पे ध्यान नहीं दोगे, तो आपका धीरे धीरे वोट बैंक खिसकता जाएगा। पोलिंग बूथ पे जो आपके कार्यकर्ता है उनको तरजीह नहीं दोगे, दरकिनार करोगे। बीजेपी ने क्या किया, देखिए मैं मोदी जी की इकोनॉमिक नीतियों का किसी भी हाल में समर्थक नहीं, लेकिन एक काम मोदी जी ने किया जो लोगों को चर्चा सुनता हूं बता रहा हूं कि अभी 100 जाने कितने टिकट इन्होंने काट दिए। तो जो ठेकेदारी व्यवस्था थी ना, मैं रहूंगा 20 साल तक, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, मैं सांसद रहूंगा, वो उसको काटने से एक नई आशा का एक संचार हुआ कार्यकर्ताओं के, मेरा भी नंबर लग सकता है। वही चीज कांग्रेस में होता था, इंदिरा जी के टाइम मुख्यमंत्रियों के टिकट कट जाते थे, लेकिन आज की स्थिति में तो बाप भी लड़ेगा, बेटा भी लड़ेगा, बहन भी लड़ेगी। ठीक है वरुण पुरोहित जी, वक्त इतने की इजाजत देता है, आगे जब हम चर्चा करेंगे तो मैं आपको और बोलने का मौका दूंगी। आज हमारे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।